दोस्तों, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं वही लेसन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम। और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम में निर्णयपरक उपागम या सिद्धांत। देखो, निर्णयपरक उपागम या सिद्धांत है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पहली बात तो द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद, विश्व युद्ध के बाद, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीन व्यक्ति थे। एक नाम आता है रिचर्ड स्नाइडर का, रिचर्ड स्नाइडर एक नाम तो आता है रिचर्ड स्नाइडर। नंबर 2 बर्क, पूरा नाम इसका वैसे HW बर्क है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तीसरा नाम है सापिन यानी बर्टन सापिन। ये तीन नाम आते हैं निर्णयपरक सिद्धांत में, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? विदेश नीति के अध्ययन में निर्णयपरक विश्लेषण अपनाया। किसके अध्ययन में? किसने? रिचर्ड स्नाइडर ने, बर्क ने और बर्टन सापिन ने, जो विदेश नीति के अध्ययन में इन्होंने निर्णयपरक सिद्धांत को अपनाया। किसके अध्ययन में? विदेश नीति के अध्ययन में इन्होंने निर्णयपरक सिद्धांत को अपनाया, ठीक है। निर्णयपरक सिद्धांत विदेश नीति के निर्माण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्या लिया जाता है? कि जो निर्णयपरक सिद्धांत है वो विदेश नीति में, किसके? जो विदेश नीति है इसके निर्माण की लंबी प्रक्रिया के लिए लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। भाई जो रिचर्ड स्नाइडर है, कि कौन है? स्नाइडर ने एक बात कही थी कि भाई डिसीजन मेकिंग एज ए अप्रोच टू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक का नाम है डिसीजन, लंबी पुस्तक है, थोड़ी बड़ी है, नाम इसका याद रह जाएगा, डिसीजन मेकिंग ऐसे याद रखो, डिसीजन मेकिंग इतना याद कर लिया। फिर अगला याद कर लो, एन अप्रोच, इतना याद हो गया, एन अप्रोच। डिसीजन मेकिंग एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये पुस्तक रिचर्ड स्नाइडर ने लिखी थी। किसने? रिचर्ड स्नाइडर ने पुस्तक लिखी, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें तीन बातें बताता है। कौन? रिचर्ड स्नाइडर है, वो निर्णय प्रक्रिया के तीन तत्व बताते हैं या तीन बातें बताते हैं। वो तीन बातें कौन कौन से? नंबर 1 क्षमता, नंबर 2 सूचना, क्षमता सूचना, नंबर 3 अभिप्रेरणा। ये तीन बातें बताता। कौन बताता है? रिचर्ड स्नाइडर ने। किस पुस्तक में? डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो तीन बातें बताता। कौन बताता है? रिचर्ड स्नाइडर। यहां तक बात खत्म। आगे देख, इसके बाद आता है जॉन बर्टन। कौन? जॉन बर्टन।
इतनी देर क्या पढ़ रहे थे? रिचर्ड स्नाइडर को। अब हम पढ़ेंगे जॉन बर्टन। जॉन बर्टन ने भी 3 ही तत्व बताए निर्णय परक सिद्धांत के। एक तो अप्रत्यक्ष, प्रत्याशा, सूचना भार। 3 तत्व कौन से बताए हैं? एक तो अप्रत्यक्ष, ठीक है। नंबर 2 है प्रत्याशा। नंबर 3 है सूचना भार। क्या है? सूचना भार। ये किसने बताया है? जॉन बर्टन ने, ठीक है ना। जॉन बर्टन ने क्या बताया? अप्रत्यक्ष, प्रत्याशा और सूचना भार निर्णय के 3 है वो प्रक्रिया के तत्व बताए, ठीक है। निर्णय निर्माण के मूल सिद्धांत क्या? निर्णय निर्माण के जो मूल 3 मान्यताएं हैं। कितनी मान्यताएं हैं? इनकी मान्यताएं, वो मान्यताएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। कितनी मान्यताएं हैं? 3 मान्यताएं। पहली मान्यता, सभी प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं का संपादन निश्चित मानव या मानवीय समूह के द्वारा होता है। एक बार फिर सुनो, सभी प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं का संपादन, किसका? राजनीतिक क्रियाओं का संपादन निश्चित मानव या मानव समूह के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मानव या मानवीय समूह, ये समूह के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मानवीय समूह के द्वारा होता है। क्या होता है? राजनीतिक क्रियाओं का संबंध, राजनीतिक क्रियाओं का जो संपादन है वो किसके द्वारा होता है? या तो मानव या मानवीय समूह के द्वारा होता है। एक मान्यता। नंबर 2, यदि हम इस राजनीतिक क्रिया की गतिशीलता को समझना चाहते हैं, किसको? यदि हम राजनीतिक गतिशीलता को समझना चाहते हैं तो हम विश्व को उन लोगों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिन लोगों ने ये निर्णय किया है। फिर सुनो, यदि हम राजनीतिक क्रिया की गतिशीलता को समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? राजनीतिक क्रिया की गतिशीलता, यदि हम राजनीतिक क्रियाओं की गतिशीलता को समझना चाहते हैं ना, तो हमें विश्व के उन लोगों के दृष्टिकोण को देखना चाहिए जिन लोगों ने ये निर्णय किया। नंबर 2। नंबर 3, कि निर्णय निर्माण को समझने के लिए निर्णयकर्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझना चाहिए। वो कारक कौन कौन से हैं? यानी जो निर्णय निर्माण को समझने के लिए हम जो निर्णय करता है, यानी जो निर्णय लेता है, उनको जो प्रभावित करने वाले कारक है, उन प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझना चाहिए। वो कारक कौन से हैं? 1 नंबर, देखो वो कारक कौन कौन से हैं? कारक 3 कारक है। नंबर 1, आंतरिक कारक। कौन सा? आंतरिक कारक, एक कारक हो गया। नंबर 2, तो आंतरिक है, इसका मतलब बाहरी कारक भी होगा, तो बाहरी कारक। नंबर 3, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा कारक क्या होगा? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ये 3 कारक हैं। क्या है? ये 3 कारक हैं कि एक तो आंतरिक कारक है, दूसरा बाहरी कारक है और तीसरी है निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है। ये 3 कारक, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं जेम्स रॉबिन्सन। एक नाम आता है जेम्स रॉबिन्सन। देखो पढ़ते हैं जेम्स रॉबिन्सन, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो अब हम पढ़ते हैं जेम्स रॉबिन्सन को। जेम्स रॉबिन्सन, जेम्स रॉबिन्स, ठीक है। जेम्स रॉबिन्स के अनुसार निर्णय निर्माण एक सामाजिक प्रक्रम है। इसके अनुसार क्या है निर्णय निर्माण? एक सामाजिक प्रक्रम, सामाजिक प्रक्रम है। क्या है? सामाजिक प्रक्रम।
जेम्स रॉबिन्सन के अनुसार निर्णय निर्माण एक सामाजिक प्रक्रम है जो निर्णय के लिए समस्या को छांटता है। यह सामाजिक प्रक्रम है। रॉबिन्स के अनुसार निर्णय निर्माण है वो क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है या प्रक्रम है। और ये क्या करता है? निर्णय के लिए समस्या छांटता है। क्या छांटता है? समस्या। सामाजिक प्रक्रम है और ये सामाजिक प्रक्रम जो है निर्णय के लिए समस्या को छांटता है। अतः सर्वोत्तम विकल्प का चयन भी करता है। किसका? सर्वोत्तम विकल्प का चयन भी करता है। रॉबिन्सन की बात क्लियर। अब एक नाम आता है, दो नाम लेंगे भाई, दो, ठीक है ना। एक तो है अलेक्जेंडर जॉर्ज, अलेक्जेंडर जॉर्ज। एक है जूलियट जॉर्ज। एक नाम आता है जूलियट जॉर्ज। एक तो है अलेक्जेंडर जॉर्ज और एक जूलियट जॉर्ज। ये दो नाम आते हैं। यानी निर्णय निर्माण में जो व्यक्तित्व कारक पर बल देते हैं, ये दोनों ही किस के ऊपर बल देते हैं? निर्णय निर्माण में व्यक्तित्व कारक पर। किस पर? व्यक्तित्व कारक पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? व्यक्तित्व कारक पर बल देते हैं निर्णय निर्माण में। कौन? अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज है वो निर्णय निर्माण में किस के ऊपर बल देते हैं? व्यक्तित्व के कारक पर बल देते हैं। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के व्यक्तित्व का अध्ययन किया था। इन दोनों ने, अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज ने, एक अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। इन्होंने क्या किया कि भाई जो वुडरो विल्सन है, इन दोनों ने मिलकर के वुडरो विल्सन का जो व्यक्तित्व है उनका अध्ययन किया। इसे उन्होंने परिवर्धन मूलक तकनीकी का नाम दिया। क्या नाम दिया? परिवर्धन मूलक तकनीकी। परिवर्धन मूलक तकनीकी। क्या नाम दिया? परिवर्धन मूलक तकनीकी नाम दिया। ध्यान रखना, परिवर्धन मूलक तकनीकी। किसके अध्ययन के लिए? वुडरो विल्सन। किसने? अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज ने, है ना। किसका अध्ययन किया था? वुडरो विल्सन का। और इन्होंने क्या नाम दिया? परिवर्धन मूलक तकनीकी का नाम दिया। किसने? अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज ने, ठीक है ना। इसके बाद आता है, यहां तक हो गया, आगे देखो। इसके बाद लूंगा मैं बर्नार्ड कोहन। बर्नार्ड कोहन विदेश नीति के निर्णय के लिए नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता। इन्होंने क्या किया कि जो निर्णय के में अंदर भूमिका है वो एक तो नेताओं के साथ किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानता है? सरकारी जो अधिकारी होते हैं ना, इसकी, सरकारी अधिकारियों की भी भूमिका मानता है। अधिकारियों की। आ गई बात समझ में? जो भाई बर्नार्ड कोहन है उनका मानना है कि निर्णय सिद्धांत में जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके भी, नेताओं के साथ साथ में उनके भी महत्वपूर्ण है, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आता है हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट। हेराल्ड स्प्राउट और दूसरा नाम आता है मार्गरेट स्प्राउट। ये दो नाम आते हैं, हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट। इन्होंने क्या किया? विदेश नीति के आधार को तत्व मानता हुआ, जो विदेश नीति का है वो आधार तत्व किसे माना? पर्यावरण को मानते हैं। किसको मानते हैं? पर्यावरण को। पर्यावरण।
विदेश नीति का जो आधार तत्व है, हेरल्ड स्प्राउट और मार्गारेट जो स्प्राउट है, ये दोनों व्यक्ति विदेश नीति के आधार पर्यावरण को मानते हैं। आधार जो तत्व है वो किसको मानते हैं? पर्यावरण को मानते हैं। ठीक है ना। तो नाम पूछ लिया जाए कि जो पर्यावरण को विदेश नीति का आधार तत्व किसने माना था, तो हेरल्ड स्प्राउट और मार्गारेट स्प्राउट ने विदेश नीति के आधार जो तत्व है पर्यावरण को माना था। इसके बाद हम नाम लेंगे रिचर्ड स्नाइडर। एक नाम स्नाइडर, एक तो स्नाइडर, इसका पहले मैंने जिक्र भी किया था स्नाइडर का, और जॉर्ज बर्टन। ठीक है ना। उसके बाद है फ्रैंकले, ये तीन नाम है भाई। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, निर्णय प्रक्रिया में विदेश नीति के आधार तत्व बताते हैं। क्या बताते हैं? जो निर्णय प्रक्रिया है वो विदेश नीति का आधार तत्व बताता है। विदेश नीति किसको? निर्णय प्रक्रिया को। ठीक है। किस किसने? रिचर्ड स्नाइडर, जॉर्ज बर्टन और फ्रैंकले ने क्या बताया कि भाई निर्णय प्रक्रिया को विदेश नीति का आधार तत्व बता दिया। किसको? निर्णय प्रक्रिया को। किसके बताया? निर्णय प्रक्रिया को विदेश नीति का आधार तत्व बता दिया। अब देखो कोहेन, अगला नाम आएगा कोहेन। क्या नाम आएगा? कोहेन। भाई कोहेन ने निर्णय निर्माण के तत्व को महत्वपूर्ण माना। किसको? निर्णय निर्माण के जो तत्व हैं उनको महत्वपूर्ण माना। और वो तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 जनमत का दृष्टिकोण। नंबर 1 है जनमत का दृष्टिकोण। पहला तत्व हो गया जनमत का दृष्टिकोण। दूसरा है राजनीतिक हित समूह है, 2 हो गया। तीसरा है जनसंपर्क के साधन व मीडिया। जनसंपर्क के साधन माने मीडिया। तीसरा तो आ गया। 4 नंबर का आएगा कार्यपालिका या कर्मचारी। कार्यपालिका कर्मचारी। 5 नंबर पे आते हैं विधानमंडल की मुख्य समितियां। विधान मंडल की मुख्य समितियां। ये 5 महत्वपूर्ण तत्व माने हैं। किसने? कोहेन ने। अब देखो भाई आगे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा है इसमें लेखक निर्णयपरक सिद्धांत में। देखो उसके बाद हम नाम लेंगे रोजर हिलमैन व जेम्स रॉबिन्सन। रोजर हिलमैन प्लस जेम्स रॉबिन्सन। ये 2 नाम है। ठीक है ना। इनके अनुसार निर्णय निर्माण में कार्यपालिका एवं विधायिका की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। ये क्या मानते हैं? इनका रोजर हिलमैन और जेम्स रॉबिन्सन का मानना है कि जो निर्णय निर्माण है इनके अंदर कार्यपालिका एवं विधायिका की जो अंतःक्रिया, किसकी? कार्यपालिका प्लस विधायिका। कार्यपालिका एवं जो विधायिका है इसकी भी क्या है, जो अंतःक्रिया है वो महत्वपूर्ण होती है। कार्यपालिका और विधायिका की जो अंतःक्रिया है वो क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। किसके अनुसार? रोजर हिलमैन और जेम्स रॉबिन्सन के अनुसार।
उसके बाद आता है जो स्नाइडर है, इन्होंने क्या किया कि निर्णय निर्माण के कारकों में जो कारक और प्रतिक्रियाओं के अध्ययन निर्माण में निर्माण व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत किया था। किसने? स्नाइडर ने। स्नाइडर ने क्या किया था? जो स्नाइडर थे, इन्होंने निर्णय निर्माण कारकों और प्रतिक्रियाओं यानी प्रक्रियाओं का अध्ययन निर्णय निर्माण व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत किया था। किसके? निर्णय निर्माण व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत। किसने? स्नाइडर ने। अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र माना जाता था, उसे व्यवहार को विदेश नीति की स्थिति में वस्तुपरक यथार्थकर्ताओं के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया। स्नाइडर ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय निर्माण की उन प्रक्रियाओं का जो अधिकारियों जैसे विदेश मंत्री या राजनयिक द्वारा क्रियान्वित की जाती है, वह आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियां, उस मिश्रित संदर्भ जिसमें उन्हें देखते हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोस्नो, क्या नाम आता है? लॉरेंस कोस्नो। भाई लॉरेंस जो कोस्नो है, इन्होंने क्या किया कि जिसने निर्णय निर्माण उपागम का अपना अध्ययन मेक्सिको के संदर्भ में किया था। किसके संदर्भ में? लॉरेंस कोस्नो ने मेक्सिको के संदर्भ में अपने निर्णय निर्माण का किया था। इन्होंने क्या किया? 4 परिपार्श्व में बांटा। क्या? परिपार्श्व। इन्होंने क्या किया? जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है, इन्होंने 4 परिपार्श्व में बांट दिया। वे 4 परिपार्श्व कौन से हैं? लॉरेंस कोस्नो ने। किसने? लॉरेंस कोस्नो ने। पहला आंतरिक परिपार्श्व। आंतरिक परिपार्श्व, ठीक है। पहला क्या आएगा? आंतरिक परिपार्श्व। दूसरा है बाहरी परिपार्श्व। नंबर 3 बाहरी विदेश मंत्रालय। कौन सा? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय। चौथा है निर्णय निर्माण प्रक्रिया। निर्णय निर्माण प्रक्रिया क्या है? निर्णय निर्माण प्रक्रिया। इन जो लॉरेंस कोस्नो है, इन्होंने इन 4 परिपार्श्व में बांट दिया, ठीक ना, अपने सिद्धांत को। यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि जो आंतरिक परिपार्श्व है, कौन सा? जो आंतरिक परिपार्श्व है, ये क्या है? ऐतिहासिक कारक है। क्या है? ऐतिहासिक कारक। आर्थिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक प्रभाव में आते हैं। कौन कौन से? ऐतिहासिक कारक में, सांस्कृतिक प्रभाव अर्थात आर्थिक प्रभाव, इनमें आते हैं। ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में कौन सा? ये आंतरिक परिपार्श्व। आंतरिक यानी देश की अंदर की स्थिति, और देश के अंदर की स्थिति हम जानना चाहते हैं तो क्या आएगा? देश के अंदर क्या होता है? आर्थिक विकास के बारे में बातें होती हैं, ऐतिहासिक विकास के बारे में, और तीसरी बात है संस्कृति है, उसकी संस्कृति की बातें होती हैं। बाहरी जो परिपार्श्व है, दूसरा 2 नंबर का जो बाहरी परिपार्श्व, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश मंत्रालय का गठन, खेल के नियम, विदेश नीति की प्रक्रिया आदि का निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। वे व्यक्ति जिन्हें निर्णय लेने के लिए जो खड़ा किया जाता है, निर्णय अपेक्षित महत्व, समय और दबाव आदि के शामिल है। जॉर्ज बर्टन की एक पुस्तक है भाई, कौन सी? तो ये आंतरिक है यानी देश के अंदर, बाहरी है यानी देश के बाहर, ठीक है। अब देखेंगे आगे देखो, एक जॉर्ज बर्टन की पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जॉर्ज बर्टन की एक पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जॉर्ज बर्टन की एक पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल
रिलेशनशिप किसकी पुस्तक है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये पुस्तक है जॉर्ज बर्टन की। किसकी? जॉर्ज बर्टन की। ठीक है ना, जिन्होंने शक्ति के संदर्भ में निर्णयपरक सिद्धांत का विश्लेषण किया था। किसके संदर्भ में? शक्ति के संदर्भ में। शक्ति के संदर्भ में इन्होंने निर्णयपरक सिद्धांत का विश्लेषण किया। किसने? जॉर्ज बर्टन ने। किस पुस्तक में? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम इसकी जो आलोचना है उनके बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं इसकी आलोचना। क्या पढ़ेंगे हम? आलोचना। किस सिद्धांत की? निर्णयपरक सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, पहली नंबर 1, निर्णयपरक दृष्टिकोण की नीति विज्ञान का हिस्सा है। पहली बात तो ये क्या है? विज्ञान का हिस्सा है। क्या है? विज्ञान का हिस्सा। नंबर 2 है, निर्णय क्यों लिए जाते हैं, इसके विश्लेषण इतने जटिल और उलझे हुए हैं। कहने का मतलब निर्णय क्यों लिए जाते हैं, इसके जो विश्लेषण है इतने जो उलझन और जटिल वाले हैं कि अध्ययनकर्ता उसी में उलझ जाता है, जो समझ में किसी को आता ही नहीं। कहने का मतलब ये बहुत ही जटिल है। क्या है? जटिल है। जो समझता है उसी वही उलझता जाता है, उसमें घुस जाता है। नंबर 3, निर्णय सिद्धांत समस्याओं के निदान के में कहीं भी सहायक नहीं मिलती, यानी सहायता तो मिलती ही नहीं निदान में। केवल इतनी व्याख्या होती है कि निर्णय क्यों लिया गया, ठीक है, परंतु उस निर्णय के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समस्याएं खड़ी हो गई है उनके समाधान हो सके, ये तो कोई है ही नहीं, यानी समाधान तो होता ही नहीं। नंबर 4, यानी समाधान मुश्किल। निर्णय कैसे ले लिया, ये तो बात समझ में आ गई। कोई व्यक्ति निर्णय तो लेता है, लेकिन वो समाधान कैसे करे। ठीक है। नंबर 4 है कि ये जो सिद्धांत है विदेशी मामलों के क्षेत्र में निर्णय विश्लेषण करने की कोशिश करता है। किसके? निर्णय का जो निर्णय है उनका विश्लेषण करने की कोशिश करता है और अन्य बातों की चिंता नहीं करता है। कौन से निर्णय सही है और कौन से गलत है, यानी तथा अनुचित है, कौन से अनुचित नहीं है, ये मूल्य विषयक प्रश्नों की उपेक्षा करता है। क्या करता है? मूल्य विषयक इनकी क्या करते हैं? आलोचना करता है, यानी प्रश्नों की उपेक्षा करता है। 5वीं बात है, ये एक संकीर्ण है। क्या है? संकीर्ण क्षेत्र है, ये इनकी आलोचना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।